16 चैप्टर का जो हिस्सा होगा, जो पार्ट है, वो उसके अंदर शामिल होगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस होगा GT7 का। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो पहला टॉपिक हमारा होगा बेटा चैप्टर 16 है। ठीक है बेटा, चैप्टर 16 है। चैप्टर 16 का एक हिस्सा पढ़ेंगे बेटा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेकेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स बेटा। सेकेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या होती है? इस चैप्टर का जो आपके पास इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी गई है और दूसरे हिस्से के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स दी गई है या सॉलिड स्टेट फिजिक्स दी गई है। अब ये जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स होती है, ये क्या होती है, या सॉलिड स्टेट जो फिजिक्स होती है वो किस चीज के बारे में डील करती है? तो बेटा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो होती है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करती है कि मटेरियल की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, कि किस मटेरियल में करंट क्यों फ्लो होता है, किस मटेरियल के अंदर करंट क्यों फ्लो नहीं होता, इन चीजों के बारे में डील करती है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज हमने समझनी है वो होती है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। देखिए बेटा, आपने एटम्स के अंदर शेल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एटम के अंदर शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। उन शेल में से एक शेल को आप कहते हो वैलेंस शेल। जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उस आउटर मोस्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होता है। और ये आप कह लें कि जो एटम की बाउंड्री वाला शेल होता है, जो आखिरी हद होती है एटम की, वो कौन सा होता है? वो होता है वैलेंस शेल। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा कि सपोज करें ये एक हमारे पास एटम है और ये इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होता है, उसको हम कहते हैं शेल है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है लूजली बाउंडेड। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूजली बाउंडेड होता है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर होता है। इसके अंदर वाले के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता है वो बाउंडेड होता है, लेकिन ज्यादा एनर्जी के साथ बाउंडेड होता है। ठीक है, अब जब ये कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में होती है या कोई भी चीज गैसियस स्टेट में होती है, तो उनके एटम्स के दरमियान स्पेस ज्यादा होता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान। लेकिन जब कोई चीज सॉलिड के फॉर्म में आ जाती है, तो सॉलिड के फॉर्म में जब कोई भी चीज आ जाती है तो उसके एटम्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। और एटम्स के नजदीक आने की वजह से इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ये जो इस शेल के अंदर ओवरलैपिंग होता है कि एटम्स जब क्लोज आ जाते हैं, जैसे आपको बताया कि अगर एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, तो सपोज करें बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इनका ऑर्बिट ये भी हो सकता है, ऑर्बिट ये भी हो सकता है, तो ऑर्बिट की शेयरिंग होती है। तो जब ऑर्बिट ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप करने के बाद जो कंबाइंड ऑर्बिट बनता है उसको हम कहते हैं बैंड। कि जब कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म में होती है, उसके एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं,
और एटम्स के किलोज आने की वजह से इन शेल्स के दरमियान ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग होने की वजह से ये जो बाहर वाले, स्पेशली ये बाहर वालों में होती है, अंदर वाले शेल्स में नहीं होती ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग किसके अंदर होती है? बाहर वाले शेल्स में होती है। तो ये जो बाहर वाले शेल्स के अंदर ओवरलैपिंग होती है, उस ओवरलैपिंग की वजह से कंबाइंड शेल जो बनता है, ऐसे कंबाइंड शेल को हम बैंड बनाते हैं। जैसे अकेले अकेले धागे शेल, और जब धागे मिलके रस्सी बना ले तो वो क्या बैंड होगा। ठीक है, तो आप कह सकते के सॉलिड के अंदर अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, जब सॉलिड के एटम्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, नतीजा ये निकलता है कि उनके शेल के अंदर ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग के नतीजे में शेल के बदले में क्या बन जाता है? बैंड बन जाता है। ऐसी ओवरलैपिंग के बनने के बाद वाले जो शेल्स होते हैं उनको हम बैंड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, वो ओवरलैपिंग जो होती है वो होती है आउटर जो मोस्ट शेल्स होते हैं, जैसे वैलेंस शेल होते हैं, वो वैलेंस शेल मिलके एक वैलेंस बैंड बना देते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो होता है वैलेंस बैंड बेटा, वैलेंस बैंड बेटा। ठीक है, आप कहोगे बैंड फॉर्म्ड due to overlapping of valence shells is called valence band। इसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। इन वैलेंस बैंड या कहोगे outermost band in which electrons are loosely bounded, उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। तो जो सॉलिड होते हैं उनमें शेल्स की जगह पे इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं बेटा, बैंड का कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब दूसरा एक यहाँ पे जो है वो बैंड का फिगर किया जाता है। आपको पता है बेटा एक बैंड होता है वैलेंस, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा ना, तो वैलेंस बैंड किसकी कॉम्बिनेशन से बनता है? वैलेंस शेल से। और वैलेंस शेल जो होता है वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का आखिरी शेल होता है। तो जो वैलेंस बैंड होगा वो भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का आखिरी बैंड होगा। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी वजह से अगर वैलेंस बैंड से निकल जाए, अगर वो वैलेंस शेल से निकल जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है, और करंट जो फ्लो करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है। जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होगा तब तक उसमें से वो करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। करंट में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? करंट में कंट्रीब्यूट वो इलेक्ट्रॉन करेगा जो इलेक्ट्रॉन फ्री। तो अगर हम सॉलिड को गर्म करें या कोई और रीजन हो, और उसको गर्म करने से या किसी और रीजन की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल जाता है, तो वैलेंस बैंड से निकलने का मकसद है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया। ठीक है, कंडक्शन बैंड का मकसद क्या होता है? कंडक्शन बैंड कोई इस तरह से शेल नहीं होता। कंडक्शन बैंड का मकसद होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना, तो हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया? कंडक्शन बैंड में चला। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्लास के अंदर बैठे हो
उसको आप समझें क्या वैलेंस बैंड के अंदर। लेकिन जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे छुट्टी के बाद, तो इसका मकसद है कि आप किस में चलेंगे, फ्री बैंड के अंदर, कंडक्शन बैंड के अंदर चले। मकसद वो कोई स्पेसिफिक बैंड नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के फ्री होने को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से चले गए, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चले गए। कंडक्शन बैंड में चले जाने के बाद हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। मकसद फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में टर्म इस्तेमाल करते हैं कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड का मकसद क्या होता है बेटा, कंडक्शन बैंड का मकसद होता है बेटा बैंड नेक्स्ट टू वैलेंस बैंड in which electron is considered free. Electron is considered free, having zero or positive energy. जब इलेक्ट्रॉन को जीरो एनर्जी होती है या पॉजिटिव एनर्जी होती है, मकसद वो इलेक्ट्रॉन आजाद हो, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर होता है तो उसके पास नेगेटिव एनर्जी होती है। तो बेटा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि जब बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड हमें बताती है कि जब सॉलिड को हम देखते हैं तो सॉलिड के अंदर एटम्स एक दूसरे के बहुत नजदीक आते हैं, और एटम्स के एक दूसरे के बहुत क्लोज आने की वजह से उनके जो शेल्स होते हैं उनके अंदर ओवरलैपिंग होती है, और ये जो ओवरलैपिंग होती है ये ज्यादा सिग्निफिकेंट बनती है आउटर मोस्ट शेल के अंदर। और आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है, वैलेंस शेल होता है। तो वैलेंस शेल मिलके एक कंबाइंड शेल बनाते हैं, जिस कंबाइंड शेल को हम कहते हैं कि ये कंडक्शन शेल होता है, या इसको हम कहते हैं, सॉरी, ये जो कंबाइंड शेल होता है इसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड से निकल जाए तो हम कहेंगे वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कहेंगे कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये किस बैंड के अंदर चला गया, कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया। और जब किसी भी मटेरियल से करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जो कंडक्शन बैंड के अंदर होते हैं। बाकी वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन या उससे इनर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो दो बैंड हुए, एक वैलेंस बैंड हुआ और दूसरा कौन सा हुआ, कंडक्शन बैंड हुआ। ठीक है, तो एक को हम कहते हैं वैलेंस बैंड और दूसरे को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं। ठीक है, अब इसकी बुनियाद पे टाइप्स ऑफ मटेरियल है। ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके अंदर इसकी बुनियाद पे टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, इसकी बुनियाद पे होते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मटेरियल। बेटा टाइप्स ऑफ मटेरियल के अंदर एक होता है आपके पास बेटा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है बेटा, आपको पता है बेटा, ऐसी चीज जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर होता है वाइड ऑर्बिटिंग गैप बेटा। इसके अंदर वाइड फॉरवर्डिंग गैप होता है बेटा। अब ये फॉरवर्डिंग गैप क्या होता है बेटा, देखें, सपोज करें बेटा
आपके पास ये मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल, हाइड्रोजन के अंदर सपोज करें फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है इसके अंदर एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की -13.6 और ये इसका कह लें कि ये जो सेकंड ऑर्बिट होता है जिसके अंदर होती है 3.4 eV, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर होती है एनर्जी -13.6। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको अलोड ऑर्बिट कहा जाता है, सेकंड ऑर्बिट को भी अलोड ऑर्बिट कहा जाता है या परमिटेड ऑर्बिट कहा जाता है। जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है उसको अलोड ऑर्बिट कहा जाता है और उस ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी होती है उसको अलोड एनर्जी कहा जाता है। मकसद के हाइड्रोजन का जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट अलोड एनर्जी है -13.6 और फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है वो अलोड ऑर्बिट है और जब वो सेकंड ऑर्बिट में चला जाता है तो उसकी अलोड एनर्जी कितनी होती है -3.4 eV और उसको अलोड ऑर्बिट कहा जाता है। जैसे थर्ड होता है, फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है, चौथे। अब इन दोनों ऑर्बिट के दरमियान जो गैप है उसको हम कहते हैं फोरबिडन गैप। जैसे सीढ़ी होती है, एक स्टेप है वहां पे आप खड़े हो सकते हैं, दूसरे स्टेप के अंदर खड़े हो सकते हैं, बीच में तो आप खड़े नहीं हो सकते क्योंकि बीच में स्टेप ही नहीं। स्टेप की हाइट अगर 1 फुट है तो आप वहां पे खड़े होंगे या उससे ऊंचा अगर जाओगे तो कहां पे खड़े होंगे, 1 फुट ऊंचाई पे खड़े होंगे, बिल्कुल तो नहीं खड़े हो सकते ना। जो सीढ़ी की हाइट होती है स्टेप के बीच में तो आप खड़े नहीं हो सकते। तो ये जो दो ऑर्बिट के दरमियान जो गैप होता है गैप को हम क्या कहते हैं, फोरबिडन गैप कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता और उनकी एनर्जी को हम कहते हैं फोरबिडन एनर्जी। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के दरमियान अगर आप फोरबिडन एनर्जी करो -13.5, -13.4, -13.3, -13.2 से लेकर -3.3 तक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं। हाइड्रोजन के अंदर ये एनर्जी हो सकती है, उसके बाद ये हो सकती है। 13.5 नहीं होगी, 13.4 नहीं होगी, 13.3 नहीं होगी, 13.3 12 नहीं होगी, 12.5 नहीं होगी, 11.2 नहीं होगी, ये नहीं होगी। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये एनर्जी फोरबिडन या 13.6 होगी या कौन सी होगी 3.4। इनके दरमियान जो भी एनर्जी यूज होगी वो इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगी और ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फोरबिडन एनर्जी। इसको हम कहते हैं फोरबिडन गैप या इसको हम क्या कहते हैं एनर्जी। ठीक है, तो अगर कोई हमारे पास इंसुलेटर है तो इंसुलेटर का जो इस तरह से वैलेंस बैंड होता है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से आप कंडक्शन बैंड की तरफ ले जाओगे तो ये जो गैप है ना ये वाइड है, ये वाइड गैप है। अब अगर आपको इंसुलेटर में फिल्म कराना है तो आपने पहले इलेक्ट्रॉन वैलेंस से किस तरफ ले जाना पड़ेगा, कंडक्शन पे, और इसके अंदर वाइड गैप है। इलेक्ट्रॉन को अगर आपने बैटरी क्या करती है, जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो बैटरी इलेक्ट्रॉन को पुश करती है कि भाई आप वैलेंस से कंडक्शन की तरफ जाएं, लेकिन जब आप इंसुलेटर के साथ बैटरी कनेक्ट करते हो तो वैलेंस और कंडक्शन के दरमियान गैप क्या होता है, ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन की तरफ नहीं जा पाते क्योंकि बैटरी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि बैटरी उसको वैलेंस से कंडक्शन की तरफ भेज सके। और जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन की तरफ नहीं जाएंगे तब तक कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो नहीं कर। ठीक है, वाइड गैप होने की वजह से।
क्योंकि पहले जब करंट फ्लो करवाना होता है तो पहले इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करना होता है, फ्री करना होता है। थ्योरी ऑफ सॉलिड कहती है कि अगर आपके पास कोई इंसुलेटर है तो इंसुलेटर के वैलेंस बैंड के दरमियान और कंडक्शन बैंड के दरमियान गैप बहुत ज्यादा है। अगर बैटरी इसकी काम देने की कोशिश भी करे तो भी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाती कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में जाए, वहां जाके फ्री हो और फ्री होने के बाद फ्लो। ऐसा नहीं हो सकता, इंसुलेटर के अंदर इसकी करंट नहीं करता। और दूसरा होता है हमारे पास बेटा सेमी कंडक्टर। दूसरा होता है बेटा हमारे पास सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के अंदर जो होता है बेटा ये होता है नैरो ऑर्बिटल गैप। ये होता है बेटा नैरो ऑर्बिटल गैप। बेटा सपोज करें आपके पास इस तरह से ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये नैरो होता है एज कंपेयर टू द इंसुलेटर। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बैटरी कनेक्ट करोगे ना तो अकेली बैटरी से इलेक्ट्रॉन बैलेंस से कंडक्शन में नहीं जाए। अकेली बैटरी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को ले जाए बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन में। लेकिन जब आप इसको गर्म करो तो एक तो बैटरी एनर्जी देगी, प्लस जब हम गर्म करते हैं तो आपको पता है गर्म करने से शेपिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है और इलेक्ट्रॉन लोअर से कहां पे जाते हैं, हायर में, जिसको कहते हैं थर्मल एजिटेशन। तो जब आप सेमी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करोगे, ऊपर से आप उसको गर्म करोगे तो लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कहां पे चली जाएगी, कंडक्शन। तो वैलेंस से बेटा ये कंडक्शन के अंदर चला जाएगा। तो ये होगा बेटा वैलेंस से कंडक्शन में जाएगा और इसमें देखिए बेटा, जब आप इसको गर्म करते हो और बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, एक तो बैटरी इनको पुश करती है ऊपर से टेम्परेचर की वजह से, उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन और करंट फ्लो कर जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि सेमी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। और तीसरा जो होता है बेटा इसके अंदर, और इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, इंट्रिंसिक का मकसद होता है प्योर, जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं है। सिलिका है तो वो बिल्कुल प्योर सिलिका है, उसमें कोई भी और चीज ऐड न हो तो उसको हम कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और तीसरा होता है बेटा, तीसरा होता है कंडक्टर। ये जो कंडक्टर होता है बेटा, इसके अंदर
लो ऑर्बिटल केस, इसके अंदर कोई भी ऑर्बिटल केस नहीं होता। इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। आप समझें कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं। इवन एट रूम टेम्परेचर पे ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस से निकल के कहाँ पे चले जाते हैं, कंडक्शन के अंदर चले जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्टर के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होती है, और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से जब आप कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और फ्री हो जाते हैं और करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो जो कंडक्टर होता है उसके अंदर नैरो ऑर्बिटल गैप होता है, ठीक है। और नैरो ऑर्बिटल गैप होने की वजह से बैटरी इजीली इलेक्ट्रॉन को ले जाती है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, और नतीजा ये निकलता है कि उसमें करंट जो होता है वो इजीली फ्लो कर जाता है। जबकि इसके अंदर रूम टेम्परेचर पे नहीं करता, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी इतने इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में नहीं जाते, ठीक है। अब आ जाते हैं कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर्स। बेटा आगे हमने डिस्कस करना है बेटा सेमी कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर्स बेटा, सेमी कंडक्टर के अंदर जो कंडक्शन होती है, ठीक है। देखिए बेटा, मैं एक मिसाल लेता हूँ सिलिकॉन की। सपोज करें बेटा ये हमारे पास सिलिकॉन के अंदर होती है बेटा कोवैलेंट बॉन्डिंग। सिलिकॉन ग्रुप 4 का एलिमेंट होता है, और ग्रुप 4 के एलिमेंट होने की वजह से आपको पता है कि इसके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 4 के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4। ये आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें दो एक दूसरे के साथ ये जर्मेनियम के अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। और ये आप समझ लें कि ये इसका ओवरलैपिंग हो रही है, और इसका वैलेंस बैंड मिलके जो है वो वैलेंस शेल मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? वैलेंस बैंड बना रहे हैं। ये जो सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 4 न्यूक्लियस के साथ पेयर बनाते हैं, इसके दरमियान को और ये जो बॉन्ड बनता है ना, इसका मकसद है कि ये वैलेंस बैंड है। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आम कंडीशन में भी नहीं होता। अब सपोज करें इस सिलिकॉन को हमने कनेक्ट किया। सपोज करते हैं कि सिलिकॉन को हमने कनेक्ट किया बैटरी के साथ। जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर है, इसका मकसद है इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? वैलेंस बैंड के अंदर। अब बैटरी क्या करेगी? बॉन्ड के ऊपर प्रेशर और बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे और इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। सपोज करते हैं बैटरी के प्रेशर की वजह से आप कॉन्फिगर करें कि ये बॉन्ड टूट गया। सपोज करते हैं कि बैटरी के प्रेशर से ये बॉन्ड टूटा, और बॉन्ड के टूटने का मकसद क्या है?
कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में था तो इलेक्ट्रॉन बाउंड था, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया। और इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से निकला तो इलेक्ट्रॉन ने बैटरी से एनर्जी ली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से काफी जा रहा है कंडक्शन। वैलेंस लोअर बैंड होता है और कंडक्शन क्या होता है, हायर होता है, क्योंकि वैलेंस के अंदर एनर्जी निगेटिव होती है और कंडक्शन के अंदर एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मकसद है कि इलेक्ट्रॉन ने आजाद होने के लिए बैटरी से एनर्जी ली और एनर्जी गेन करने के बाद जब वो बॉन्ड से निकला, मतलब वो वैलेंस बैंड से निकल के कहां से चला गया, कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया। ठीक है, तो देखें, अगर एक बॉन्ड टूटता है, अगर एक बॉन्ड टूटता है, इन केस वन बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, तो इसमें से दो चीजें बनती है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर, इसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल के इधर आ गया तो पीछे इलेक्ट्रॉन की जगह क्या हो जाएगी, खाली, और इस खाली जगह को हम कहते हैं पॉजिटिव होल, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव होल। पॉजिटिव होल जो होता है कोई फिजिकल चार्ज नहीं है, नॉट फिजिकल चार्ज, ये होता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीछे बॉन्ड क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, और यहाँ पे जो खाली जगह होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव होल। अब ये प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन की तरह कोई पॉजिटिवली चार्ज कोई चीज नहीं होती, ये एक खाली वेक्टर, तो फिर उसको पॉजिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि चार्ज कैन नॉट रिजाइड विदाउट मास, तो उसको पॉजिटिव क्यों कहते हैं, ये जस्ट कहने की बात है। ठीक है, ये सिर्फ हम कहते हैं कि ये होल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इस होल के अंदर इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होगा, बॉन्ड है ना, बॉन्ड खाली है, तो खाली बॉन्ड के अंदर क्या आ सकता है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज, तो जो चीज निगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर सकती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। तो सिंबलाइज करते हैं कि हम कहते हैं कि ये होल जैसे पॉजिटिव चार्ज, कोई होल फिजिकल चार्ज नहीं है, कि जस्ट एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जैसे चेयर खाली हो तो वहां पे कोई और बंदा बैठ सकता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जैसे वो चेयर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती है, बाकी पॉजिटिव होल कोई फिजिकल चार्ज नहीं होता, ये जस्ट एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जब एटम्स सेमीकंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी अगर एक बॉन्ड तोड़ती है तो एक बॉन्ड के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन बनता है और इलेक्ट्रॉन की जगह बॉन्ड में खाली हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव होल कहते हैं। मतलब दो चार्ज कैरियर बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बनता है और दूसरा क्या बनता है, होल। अगर दो बॉन्ड टूटे, दो इलेक्ट्रॉन बनेंगे, दो होल। अगर तीन बॉन्ड टूटे हैं तो तीन इलेक्ट्रॉन बनेंगे और तीन होल बनेंगे। इलेक्ट्रॉन फिजिकल चार्ज है, वो निगेटिव चार्ज है। होल जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हम कहते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन इंट्रिंसिक semiconductors number of electrons is equal to number of holes beta।
ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं बेटा। इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं जिनकी अमाउंट जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, अब आ जाए दूसरी बात पे। सपोज करें ये बॉन्ड टूटा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये बॉन्ड क्या हो गया, खाली। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन सपोज करेगा यहाँ, ये वाला बॉन्ड खाली रहा ना, तो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को फिल करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, मगर ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से निकला, तो ये बॉन्ड तो फिल हो गया, लेकिन ये बॉन्ड क्या हो गया, ये बॉन्ड खाली हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज करें आएगा यहाँ, तो ये बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये बॉन्ड क्या हो गया, खाली हो गया। सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जब फिल करेंगे ना, तो ये इससे वाइट है। ऐसा नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा वो सीधा पॉजिटिव बैठे, जैसे ट्रैफिक जैम होता है ना, इस तरह से गाड़ियां, ये ट्रैफिक जैम, ये गाड़ियां ट्रैफिक जैम के अंदर खड़ी, ठीक है। एक गाड़ी आगे होगी तो गेट पर, तो दूसरी गाड़ी क्या होगी, यहाँ आएगी, और गेट क्या होगा, तो गाड़ियां आगे मूव करेंगी और गेट किस तरफ मूव करेगा, मूव करेगा। तो जब आप इसको करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन और बाउंड करेंगे, और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन और बाउंड के आएंगे। तो ये जो इनका फ्लो होता है ना, ये इस बाउंड के होता है, ये लेटेस्ट के अंदर होता है। ऐसा नहीं होगा जो जब बाउंड टूटे और इलेक्ट्रॉन वहां से भागा हुआ चला जाए। ये लाइक जेम होता है, यदि इलेक्ट्रिक जेम इस बाउंड में से आगे निकली, दूसरे इस बाउंड के अंदर, तो इन सेमीकंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है, तो अगर बॉन्ड टूटता है, वहां से इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं, बॉन्ड के अंदर होल्स बनते हैं, तो पीछे वाले जो बॉन्ड टूटेंगे वो आगे वाले होल्स के अंदर आएंगे, और इस तरह से ये जो है वो इससे चीजों में, और इसका नतीजा क्या निकलता है कि इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड से निकलता है तो वो कहाँ पे जा रहा है, कंडक्शन में, और इलेक्ट्रॉन जब वापस बॉन्ड में आएगा, इसका क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से कहाँ पे आ रहा है, वैलेंस में, और अगर लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में जाएगा, मकसद बॉन्ड टूटेगा, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी आएगी बैटरी से। वो सोर्स जो बॉन्ड तोड़ रहा है वो एनर्जी देगा, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब ये फ्री हुआ, एनर्जी ली, जब ये वापस आया तो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, क्योंकि बैलेंस से एनर्जी ली, कंडक्शन से वापस बैलेंस में आया तो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। और ये स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर यही कुछ हो रहा है, यही फिनोमिना हो रही है। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं। तो बॉन्ड टूटते हुए ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी दे रहा है, और बॉन्ड बनते हुए ये एनर्जी लूज होती है फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसके अंदर एलईडी यही कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये फिनोमिना होती है कि जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी गेन होती है इलेक्ट्रॉन को, कि बॉन्ड टूटेगा, मकसद वैलेंस से किस तरफ चला गया, कंडक्शन में। फिर जब वो बॉन्ड बनाएगा, मकसद इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से किसमें आ गया, वैलेंस में, तो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल माइग्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल माइग्रेशन, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल की माइग्रेशन होती है। लेकिन
अगर इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन लेफ्ट की तरफ होती है तो होल की माइग्रेशन क्या होगी? राइट की तरफ। जैसे गाड़ी की माइग्रेशन राइट की तरफ होगी तो गेट की माइग्रेशन क्या होगी? लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे गेट बना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, गेट इधर चला गया। इलेक्ट्रॉन ने लेफ्ट की तरफ मूव किया तो गेट ने किस तरफ मूव किया? राइट की तरफ। तो यहाँ पे दो किस्मों का करंट फ्लो करता है, एक करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन और एक करंट ड्यू टू द होल माइग्रेशन। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसमें एक करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन कहा जाता है और एक करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल जिसको क्या कहा जाता है? होल माइग्रेशन का। और ये इक्वल होता है। और इक्वल कब होता है? जब सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक होता है, जब सेमीकंडक्टर प्योर होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, और जितनी होल की माइग्रेशन होती है उतनी किसकी माइग्रेशन होती है? इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन होती है पहले। तो ठीक है, तो ये और इनको इलेक्ट्रॉन और होल को क्या कहा जाता है? चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज कैरियर कहा जाएगा और होल को क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव चार्ज कैरियर। होल कोई भी फिजिकल चार्ज नहीं है, ये जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पॉजिटिव चार्ज की, क्योंकि बांड के खाली होने की वजह से बांड में कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉन फिट हो सकता है। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है हम कहते हैं कि वो क्या है? पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव होल जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई फिजिकल चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये करंट के फ्लो का तरीका होता है सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर के अंदर बांड बनते जाएंगे, टूटते जाएंगे, बनते जाएंगे। स्टेप वाइज जो है वो ये मूवमेंट होगी। बांड टूटते हुए एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और बांड बनते हुए एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लूज करेंगे। तो इस तरह से आप इसको देखिए। ठीक है, कर लो।